नमस्ते बच्चों, वेलकम टू द चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। इसके पहले हम लोग इस चैप्टर के ऑलरेडी 9 लेक्चर्स फिनिश कर चुके हैं, जहां हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू सारे छोटे बड़े पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। उसके बाद हमने और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर किए हैं। आज के इस लेक्चर में एक शॉर्ट सेक्शन में हम लोग 6 to 7 और एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे। बेटा, ईवीएस का जो सेक्शन होता है उसमें यूजुअली हमको लगता है कि ये पढ़ने लायक नहीं है और यूजुअली इतना कोई ध्यान भी नहीं देता है, बट यही वो सेक्शन है जहाँ पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नीट एग्जाम में खोने की पॉसिबिलिटी रहती है। बेटा, ओके, लेट अस क्विकली बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में टेम्परेचर कितना होगा? अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, पर अगर कोई स्पेसिफिक ऑप्शन पूछा ना तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। बेटा, तो ये पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखो। सेकंड, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। देखो, इसका बेसिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेटा, आप बेसिक्स के लेक्चर अटेंड किए बिना अगर इन लेक्चर्स में आओगे तो आपको डायरेक्टली समझेगा नहीं। बेटा, सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखो तो क्या है ना, आपका पूरा का पूरा फ्लो एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा। अब स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स याद रखो। एग्जाम्पल इज बाउगेनविलिया। Next example is orchids. Next example is croton, python, penguin and crocodile. उसी तरह से बेटा कुछ जानवर होते हैं जो होते हैं यूरीथर्मल। यूरीथर्मल वो एनिमल्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग याद रखेंगे डेजी। नेक्स्ट वी विल रिमेंबर ओक। नेक्स्ट रोज। देन यू कैन रिमेंबर टाइगर, कैट एंड डॉग्स। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तो दिया है, पर इसके जाने माने एग्जांपल्स आप लोग अच्छे से याद रखिए बच्चों। नेक्स्ट उसी तरह से होता है स्टीनोहलाइन। स्टीनोहलाइन वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर पाते हैं। सैलिनिटी यानी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। बेटा, अब इसमें एग्जांपल विल बी haddock and goldfish. Then last is euryhaline. Haddock और goldfish दोनों ना अलग अलग तरह की मछलियां हैं बेटा। ओके, euryhaline can tolerate wide range of salinity. Okay, now in terms of euryhaline, the examples will be sea grasses, you can remember stingray, you can remember lamprey and you can remember herring. ये सब तरह तरह की मछलियां हैं बेटा। ओके, अच्छा, दूसरी जरूरी बात ये है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखेंगे कि पानी की गहराई में जहां तक सनलाइट भी नहीं पहुंच सकती है, ओके, सो वहां पे सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? जैसे हमारे लैंड पे द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट, और सनलाइट की वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। सो द सोर्स ऑफ फूड इज अल्टीमेटली प्लांट्स, और प्लांट्स को सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से मिलती है? सनलाइट से। सो पानी के अंदर एकदम गहराई में द सोर्स ऑफ एनर्जी इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, वहां होता है chemosynthesis. This happens in deep
oceans. Okay, so hydrogen sulfide is the source of energy which carries out the process of chemosynthesis. Okay, अगर दिख नहीं रहा है ना बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड chemosynthesis and this is the source of energy in deep oceans. Okay, चलो moving on next. In the shallow creeks on the western coast of Mumbai, flamingos and fish. अब इसमें जो एमसीक्यू क्या बनता है बेटा, एमसीक्यू ये बनता है कि फ्लैमिंगोज और फिश दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं इन अ शैलो क्रीक अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मुंबई. अपने मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट में फ्लैमिंगोज जो बर्ड्स है और मछलियां हैं, इन दोनों को खाने के लिए क्या चाहिए, इनको चाहिए रहता है जू प्लैंक्टन. सो जू प्लैंक्टन याद रखना, दिस कैन कम अप एज एमसीक्यू. नेक्स्ट, एग्स ऑफ parasitic organism, parasitic bird, that is Asiatic quail, hatches before Indian crow. This is the example that we have studied under brood parasitism. हमने हमारे बेसिक लेक्चर में देखा है ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है कि कोयल कभी भी है ना अपना घोंसला नहीं बनाती. कोयल ना कौवे के घोंसले में जाकर अंडा देती है और इस तरह से कौवा ही उस अंडे को गर्म करता है, उस अंडे को हैच करता है और कई बार तो उसको खाना भी खिलाता है, क्योंकि कौवा पहचान ही नहीं पाता है कि ये मेरा अंडा है कि किसी और का है, ये मेरा बच्चा है कि किसी और का है बेटा. ओके, तो यहाँ कैसे ना कौवे की ममता की चोरी की जा रही है बेटा. ओके, उसके मदरहुड फीलिंग की चोरी की जा रही है. अब इसमें खाली एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखना है कि कोयल का अंडा कभी कभी ना कौवे के अंडे से पहले ही हैच हो जाता है, फूटता है. ओके, सो कोयल का एग हैचेस बिफोर क्रो का एग. सो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड वुड बी बिफोर. ओके, नेक्स्ट, प्रिडेशन के मामले में एक एग्जांपल याद रखेंगे. इन एब्सेंस ऑफ फ्रॉग्स, locust increases in number and destroys large area of agricultural land. तो इसमें ये याद रखना है कि फ्रॉग्स ना आइडियली लोकस्ट को खाता है. लोकस्ट को हिंदी में हम लोग टिड्डा बोलते हैं. वो ग्रासोपर जैसा होता है ना बेटा. हाल ही में हम लोग ने देखा था कि बहुत सारे लोकस्ट पाकिस्तान एरिया से आते हुए इंडिया के अलग अलग एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिए. ये हमने ग्रिगेरियस पेस्ट यानी झुंड में रहने वाले कीड़े, उनके एग्जाम्पल्स में पढ़ा इन किंगडम एनिमेलिया. ओके, बिलोंगिंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा. आप लोग जाके किंगडम एनिमेलिया का वीडियोस देखिए, वहाँ भी हमने एक एक स्मॉल पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस किए बेटा. अब लोकस्ट का कैसा है ना कि ये लोकस्ट को कौन खाता है, फ्रॉग्स खाता है. ओके, तो अगर फ्रॉग्स ही नहीं रहेंगे ओके तो लोकस्ट की तादाद बढ़ जाएगी और ये खेती के सारे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे. यहाँ पे एमसीक्यू के हिसाब से दो बातें याद रखना. फ्रॉग्स किसको खाते हैं, लोकस्ट, या तो उल्टा लोकस्ट को कौन खाता है, फ्रॉग. ओके फाइन, चलो मूविंग ऑन. नेक्स्ट, व्हेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड, sometimes they become invasive. कई बार हम लोग जब विदेशी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, समझो विदेश के किसी पेड़ को लाया या फिर विदेश के किसी जानवर को हमारे देश में लाया, तो है ना बहुत ज़्यादा इन्वेसिव हो जाता है, बहुत घुसपैठ करने लगते हैं और हद से ज़्यादा फैलने लगते हैं और हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं. अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसका एग्जाम्पल दिया है, एक कमाल का एग्जाम्पल है, दैट इज
prickly pear cactus was introduced in Australia in which year? In the year 1920. 1920 में इसको इंट्रोड्यूस किया था बेटा। ओके, फिर ये इतना ज्यादा फैलने लगा ना कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। फिर लेटर ऑन इट वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय मॉथ्स। फिर तरह तरह की जो इंसेक्ट की तरह जो होते हैं ना, बटरफ्लाई जैसे मॉथ्स, उन्होंने फिर ये प्लांट को कंट्रोल में लाया था बेटा। ओके, अच्छा, अब ये तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल इसी सेक्शन में हम लोग ये याद रखेंगे, ज़ीब्रा मसल्स along the intertidal area of North America। मसल कैसा ना, ये एक तरह का सी फूड है, ऐसा शीपी जैसा आता है, उसके अंदर ना सॉफ्ट प्राणी होता है, सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, शंख जैसा आता है, छोटे छोटे रहते हैं बेटा। ओके, राइट। अब जीब्रा मसल, अब जीब्रा यानी जीब्रा जानवर नहीं है। ओके, जीब्रा मसल ना ये एक सी फूड है। ओके, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का नाम है। इसको जब इंट्रोड्यूस किया था ना नॉर्थ अमेरिका के एरिया में, फिर ये हद से ज्यादा है ना घुसपैठ करने लगे और फैलने लगे बेटा। तो ये एक एग्जाम्पल याद रखना, जीब्रा मसल एंड रिमेंबर नॉर्थ अमेरिका बेटा। चलिए, अब आखिरी सेक्शन में 4 इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखेंगे, जिसमें से एक डेट नीट एग्जाम में पूछा भी गया है बेटा। ओके, सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कभी है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को। ओके, सो ऐसे याद रखो, बारिश का मौसम है। ओके, राइट, जून टू सितंबर होता है ना अपने इंडिया में बेटा। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बारिश एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, तो 5 जून इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब है? So World Population Day is on 11th of July बेटा। Okay, right? Next, World Earth Day कब है? So it is on 22nd of April। अब ये लास्ट वाला जो है ना, ये हाल ही में नीट एग्जाम में पूछा था बेटा। ओके, राइट, आई थिंक लास्ट ईयर या तो लास्ट टू लास्ट ईयर के पेपर में चेक करो, यू विल फाइंड ये पूछा गया था, व्हेन इज द वर्ल्ड ओजोन डे? वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑन 16th of September। सो दैट्स इट बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो सारे इंफॉर्मेशन मैंने जो कराए इसको अच्छे से बाय हार्ट कर लो। ये ऑलराइट, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो कराया है ये आपको समझा है। ओके, आने वाले लेक्चर में मैं धीरे धीरे करके आपको और लोड करूंगा। बट देखो बात ऐसी है बेटा कि बेसिक्स के लेक्चर देखते जाओ, सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखते जाओ बेटा। ओके, क्योंकि अचानक से हाई लेवल अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, और सारे लेक्चर्स के अच्छे से नोट्स बना लो बेटा। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि सारे पॉइंट्स तुम्हारे कवर करवा दूंगा, चाहे चैप्टर माइनर चैप्टर हो या मेजर चैप्टर हो, चाहे वो जूलॉजी का नर्वस सिस्टम हो। ओके, वो जूलॉजी वो सब तो अपना एक अलग ही तगड़े लेवल पे जाएगा बेटा, या वो चाहे ईवीएस हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सारे चैप्टर को हम एक ही नज़र से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। टिल देन रीड बायो, लीड बायो, यो बायो। थैंक यू बेटा।